अस्सलाम वालेकुम। सरोकार मीडिया के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब कराने जा रहे हैं जो कि पत्रकारिता, साहित्य जगत और फाइनेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। भारत में बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्रकार शकील सिद्दीकी, जिन्होंने अनम, साहिल और माहे ऑफ होप इन द डार्क नामक किताबों को लिखा भी है और बौद्ध धर्म को लेकर श्रीलंका सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी इन्होंने काफी अध्ययन किया है और किताब और उनकी बायोग्राफी लिखने में भी उनका प्रमुख योगदान रहा है। तो वर्तमान समय में शकील सिद्दीकी साहब से मैं पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं और एक पत्रकार और एक समाज सेवक होने के नाते वे इस कोरोना काल में क्या कहना चाहेंगे? सरोकार टीवी को का बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपने मुझे इस लायक समझा, मौका दिया आपके टीवी चैनल पर आने के लिए। लिखना तो जब मैं रिटायर हुआ बैंक से जी, तब से मैंने शुरू किया और ये लेखन का कार्य जारी है। वैसे बचपन से ही मैं बौद्ध धर्म से जुड़ा था, क्योंकि मेरा बचपन सारनाथ में बीता। जी, सारनाथ जो कि गौतम बुद्ध की स्थली है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था 5 शिष्यों को। जी, तो बचपन से मेरी पढ़ाई वहीं से शुरू हुई, इसलिए बौद्ध धर्म के ओर झुकाव मेरा तभी से था। जी, वहाँ से उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गया। जी, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट किया मैंने मैथमेटिक्स में। जी, उसके बाद जर्नलिज्म में मैंने डिग्री लिया। जी, उसके बाद मुझे आकाशवाणी वाराणसी में मैं एक पार्ट टाइम अनाउंसर हो गया। जी, ये 1975 की बात है, जबकि इंडिया में सिर्फ उस वक्त बॉम्बे और दिल्ली में दूरदर्शन था। रेडियो का बहुत क्रेज था चारों ओर। तो मैं अनाउंसर था। उसके बाद देश में 1975 के बाद इमरजेंसी लगी, फिर इमरजेंसी खत्म हुई, फिर सरकार बदली, इंदिरा गांधी की सरकार आई, जनता पार्टी। ये सब बहुत से राजनीतिक उथल पुथल की वजह से मुझे फिर रेडियो की नौकरी छोड़नी पड़ी और मैं वहाँ से बॉम्बे आ गया ये 1983 में। और बॉम्बे में मैं बॉम्बे दूरदर्शन में न्यूज रिपोर्टर हो गया। न्यूज रिपोर्टर होने के बाद मुझे, क्योंकि मैंने मैथ से एमएससी किया हुआ था, मुझे कैलकुलेशंस वगैरह और अंकों से ज्यादा लगाव था, तो इसलिए मैंने यहाँ के एक बहुत बड़े बैंक में, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक करके है, उसमें एज ए पीआरओ और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उसको ज्वाइन कर लिया। तो जो उसको ज्वाइन करने के बाद मैं उसमें इतना बिजी हुआ कि साहित्यिक काम जो है लिखने का, तो एक तरह से ठहराव आ गया। लेकिन जब 25 साल तक काम करने के बाद जब मैं रिटायर हुआ, तो ये हुआ कि मैं अपनी साहित्यिक सेवाओं को फिर शुरू करूं और मैंने लिखना शुरू किया। और उसी दौरान मुझे सांची से महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका करके एक जगह है, उन्होंने मुझे बुलाया कि आइए आप हमारे चीफ एडवाइजर हो जाएंगे। क्योंकि मैं बौद्ध धर्म के बारे में किताबें वगैरह लिखता था, तो लोगों ने वहाँ पर भी, सांची तो फेमस है और वो बौद्ध धर्म का एक सेंटर है श्रीलंका का, तो मैं वहाँ पर एडवाइजर हुआ। तो वहाँ पे का जो माहौल था एकदम शांत था, पहाड़ी के ऊपर था। तो मुझे फिर से क्रिएटिविटी देखा जाए तो मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई और मैंने ये 2-3 किताबें लिखी, अनम लिखी, स्टोरी बुक लिखी, फिर साहिल पहली स्टोरी बुक लिखी, फिर उसके बाद माहे इंग्लिश में लिखा, फिर एक बायोग्राफी वहाँ के हेड थे श्रीलंका के, बहुत बड़े मॉन्क्स हैं पानगलोपतिस, जो कि वहाँ पर गवर्नमेंट में से कैबिनेट मिनिस्टर रैंक है उनको, उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के लिए काम किया और जो श्रीलंका वार था उसमें उन्होंने बहुत सा शांति के लिए काम किया है। तो उनकी बायोग्राफी मैंने लिखा, जो कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने काफी इसको पसंद किया, उसको रिलीज किया श्रीलंका में।
काफी हमको वहाँ पर मान सम्मान दिया उन लोगों ने। शकील साहब एक सवाल यहीं पे पूछूंगा, बौद्ध धर्म की जो है महत्ता पूरे विश्व में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका गए थे यात्रा पे जब, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए है, बुद्ध की स्थिति। और बहुत बड़े बड़े विद्वान भी ये मानते हैं कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बौद्ध के रास्ते पर पूरी दुनिया के देशों को चलना चाहिए। तो इस पे एक प्रकाश आप डालिए, क्योंकि आप बौद्ध धर्म से बहुत निकट में अध्ययन भी किया है और आप रहे हैं, तो इस पे जो है आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, दुनिया में जो अभी जिस तरह से डेवलपमेंट, विकास, विध्वंस की चीजें चल रही है, पूरी दुनिया में पूरी तरह शांति होना ये संभव नहीं है जी। ये एक असंभव शब्द है जी। शांति कितनी हो जाए, 1% शांति हो, 2% शांति हो, बस इसी में दुनिया को संतुष्ट होना पड़ेगा। 100% शांति आना ये एक मिथक है जी। ये कभी संभव नहीं है जी। जहाँ भी अगर शांति की बात करेंगे वहाँ पर युद्ध आएगा ही जी। जैसे दिन के बाद रात होता है तो अशांति होगी, तभी शांति की बात होगी जी। सब जगह शांति हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध ने ये अशांत संसार में शांति को कैसे पाई जाए, कैसे दया कैसे दिया जाए, करुणा कैसे हो, सत्य कैसे बोले, इसका प्रचार करके इन्होंने शांति का एक प्रयास किया कि कैसे इंडिविजुअल शांति के बारे में उन्होंने, पूरा सांसारिक शांति के बारे में उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कि हर आदमी अगर शांत हो जाएगा, हर आदमी अगर सुखी हो जाएगा, हर आदमी में करुणा अगर पैदा हो जाएगी, हर आदमी अगर सच बोलने लगेगा, तो ये एक एक आदमी शांत होगा तो मैक्सिमम लोग शांति की ओर जाएंगे, मैक्सिमम लोग सुख को पाएंगे। तो उनका इंडिविजुअल चित्त की शांति के लिए उन्होंने प्रयास किया था, चित्त की ओर बढ़ा था, और उससे निब्बान की ओर की बात उन्होंने किया था गौतम बुद्ध ने। और उन्होंने पंचशील का जो किया, 5 जो है कि भाई प्राणियों पर दया कीजिए, चोरी मत कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, मतलब शराब मत पीजिए, ये सभी चीजों पर उन्होंने जो किया था पंचशील, इससे जो है आपको शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। क्योंकि उनका एक जो चरवार्थ बोला गया है कि जो संसार में दुख ही दुख है, बुद्धिज्म यही बोलता है पूरा संसार में दुख। अगर हम किसी से आज मिलते हैं तो कल हमसे बिछड़ेगा तो दुख आएगा ही। आज की खुशी भी कल के दुख का समझिए कारण होने वाला है। तो उन्होंने दुख को कैसे कम किया जाए और सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, मानसिक शांति कैसे प्राप्त किया जाए, इसका उन्होंने ज्यादातर प्रचार किया और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। आज भी एक्सेप्ट किया और हजारों साल भी उसको एक्सेप्ट करेगी। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, उनका भी कहने का उद्देश्य यही था। लेकिन गौतम बुद्ध साहब जो हैं, उन्होंने इतना अच्छा मार्ग जो है प्रशस्त किया लोगों के लिए, लेकिन आज आदमी जो है भौतिक सुख की तरफ भाग रहा है। बाप बेटे में जो है वो संबंध नहीं है, नौकर और मालिक में वो संबंध नहीं है, सत्ताधारी लोगों अपनी सेवा नहीं कर रहे हैं जनता की उस हिसाब से, हर आदमी अंधानुकरण कर रहा है अत्याधिक धन बल और बाहुबल इकट्ठा करने के चक्कर में। तो ऐसे में जो है आप एक स्कॉलर हैं और बुद्धिज्म को भी समझते हैं, तो इस वक्त किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत आप महसूस करते हैं कि हमारे देश के राजनेता और नीति नियता, समाज सुधारक और बड़े बड़े जो है धार्मिक गुरु जो हैं, वो लोग क्या ऐसा करें कि जो भारत विश्व गुरु बनने की भी बात करता है, उस रास्ते पे आगे बढ़ा जाए और अपने देश में भी सुख शांति और संतुष्टि स्थापित हो। इसके लिए गौतम बुद्ध ने सिर्फ एक वर्ड का इस्तेमाल किया है जी, तृष्णा जिसको बोला जाता है जी। कि अगर आप कोई भी दुनिया का आदमी तृष्णा पर नियंत्रण कर ले जी, तृष्णा मतलब इच्छा जी, आप अपने इच्छा पर, अपनी ख्वाहिशों पर जितना नियंत्रण करेंगे, कभी पूरा नियंत्रण तो नहीं हो सकता, पूरा खत्म नहीं हो सकती जी, ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं हो सकती जी, ख्वाहिशों को कंट्रोल करेंगे आप। आज जो है मान लीजिए एक कंट्री एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, एक विध्वंसक एक एटम बम बनाता है, वो दूसरा एटम बनाने की सोचता है, तीसरा बनाने की सोचता है, उसके बाद तीसरे राष्ट्र, चौथे राष्ट्र। अगर एक एटम बना करके वो
तृष्णा पर कंट्रोल करने के बजाय दूसरे की जरूरत अब नहीं है जी तो ऑटोमेटिक वो जो खतरा जो है देश को, मानवता को, वो खतरा कम हो जाएगा। जी आज हमको अगर 1000 रुपया इनकम मिलती है, उसमें अगर हम ये 1000 रुपए में संतुष्ट हो जाते हैं, जी हम 2000 के लिए नहीं भागते हैं, जी 4000 के लिए, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, करोड़, तो ये जब तक भाग दौड़ में आप रहेंगे कभी आप सुखी नहीं रह सकते। जी सुख आपके पास रहेगा जी पाने की और पाने की। भाई कि आपकी जरूरत क्या है, जितने में आप संतुष्ट हो जाए वही जरूरत है। जरूरत की कोई लिमिट नहीं है जी कि आपके पास 10 करोड़ होगा तभी आप सुख होंगे, जी और आपके पास 5 करोड़ होगा तभी आप सुख होंगे, जी या आपके पास 10,000 होगा तभी सुख होंगे। जी सुख होने का कोई लिमिट नहीं है। जी तो अपने लिमिट को कंट्रोल करना ये आपके हाथ में है। जी तृष्णा को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है वो कीजिए। कम से कम अपनी जो इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए। जो हमारे पास है उसको संतोष रखिए। संतुष्टि होना चाहिए। जी तो संतुष्टि जिस दिन आ जाएगी आपके साथ, सबसे बड़े सुखी इंसान हो जाएंगे, सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से सो सकेंगे। अच्छा, आज शकील भाई 50,000 करोड़ पाने वाला भी शांति से नहीं सोता। जी शकील भाई, आप जो है साहित्य और पत्रकारिता में भी जो है अहमियत रखते हैं और आपकी दखल है और आप जानकारी जी। रखते हैं। जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह से जो है नकारात्मकता का माहौल हाँ। क्रिएट कर रहा है, एक पत्रकार और साहित्यकार होने के नाते आप हाँ। इस पर अपना विचार व्यक्त करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अभी हर चीज को एक तरफा नहीं बोला जा सकता। जी सोशल मीडिया या जितने भी नेट है, इंटरनेट है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट। जी आपके सामने दो तरह के चीज रखे हुए हैं। जी आप क्या चीज लेना चाहते हैं आप पर डिपेंड करता है। जी तो सोशल मीडिया पर बहुत सी अच्छी चीजें हैं, जी बहुत सी अच्छी जानकारी आती है, जी। बहुत से अच्छे इंटरव्यू होते हैं, जी बहुत सी चीजें हैं, और बहुत सी उसमें खजाना भी है। जी। तो आप क्या लेना चाहते हैं? आप नेगेटिव देखना चाहते हैं, नेगेटिव देखिए। जी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम नहीं, हमको नेगेटिव नहीं देखना है, तो आप नहीं देखेंगे जी। तो अपने आप वो नहीं आएगा। जी जब आपके व्यूअर्स बढ़ते हैं तभी तो वो आते हैं ना वहाँ पे। जी। अच्छा, एक चीज तो- बताइए कि राजनीतिक दल जो है जिस तरीके से जो है राजनीति के जो मेन बिंदु होते हैं कि समाज जी। सुधार के लिए, देश के विकास के लिए, आपसी जी। लोगों के में सद्भाव पैदा करने के लिए, लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य और हाँ। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, उस पे ध्यान ना देकर किसी भी तरह से एन केन प्रक्रिया सत्ता हासिल करने के लिए जात पात, धर्म, बाहुबल, धन बल का इस्तेमाल करते हैं। इस पे किस तरह से नियंत्रण हो, उस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, इस पर नियंत्रण होने की इस वक्त जितनी भी सत्ता है वो सिर्फ वोट बैंक पर डिपेंड है। जी वोट बैंक का मतलब कि एक आदमी को या कि वो हमको वोट दे दे, हमको उसको कैसे खुश रखना जी। है, और कोई लाइबिलिटीज किसी की नहीं है कि हमारा वोट बैंक का क्या है। जी तो जब तक वोट बैंक की राजनीति भारत में रहेगी, जी। ये सब कुछ चलता रहा, इस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। जी वोट बैंक की राजनीति के अलावा अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, जी। कि मान लीजिए पिछले साल आपने वोट बिल जब मांगा जी। तो आपने ये अपना एजेंडा दिया था, जी। आपका ये वो था कि हम ये काम करेंगे, जी। तो उसको एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उनकी जवाबदेही करे। जी कि आपने बोला था कि मैं ये काम करूंगा, अगर आपने ये काम नहीं किया तो दूसरी बार आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग जो है उसकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं कि मैं ये करूंगा, मुझे वोट दो, तो जनता वोट देती है, तो एक समयबद्ध तरीके से उस कार्यक्रम को उनको लागू करना चाहिए। तो उसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बने जो उसकी समीक्षा करे कि वो राजनीतिक दल या वो व्यक्ति वो चीजें कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं कर। जब तक जवाबदेही नहीं रहेगी तब तक नहीं, भाई भतीजावाद, जातिवाद, पैसा देके वोट खरीदना, किसी तरह से उन्माद पैदा करना, धार्मिक, उन सब कुछ चलता रहेगा। तो इसका मतलब आप चुनाव सुधार चाहते हैं? चुनाव सुधार बहुत जरूरी है। चुनाव सुधार में वो भी जो आप घोषणा करते हैं उसमें आप ये लिख के देना पड़ेगा, दीजिए आपको कि कम से कम 50% जरूर करूंगा मैं। 50% भी अगर मान जाते हैं तो बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। थोड़ा बड़ा सुधार नहीं होगा, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो लोग किस तरह से
किसी तरह से एक वोटर को वोट तक पहुंचा करके हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद 5 साल के बाद फिर जाएंगे। आप देखिए किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र देखिए, आज से 50 साल पहले जो घोषणा पत्र था वही आज भी है। आज से 10 साल पहले जो किसी पार्टी का घोषणा पत्र था, आज भी घोषणा पत्र वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अच्छा ये करेंगे, ये करेंगे। आप फाइनेंस में भी रहे हैं, बैंक में ऑफिसर रहे हैं, आप जानते हैं। आप एक चीज ये बताएं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो औद्योगिक घराने, व्यापारी लोग चंदा देते हैं, उस चंदे का जो है चुनाव आयोग में कोई जो है इनकम टैक्स नहीं पूछ सकता। ये जो सरकारों ने, जो पॉलिटिकल पार्टियों ने नियम बना के रखा है कि कारपोरेट और एक इंडिविजुअल तो ITR भरेगा, इनकम टैक्स रिटर्न देगा, लेकिन राजनीतिक दलों को ये कोई नहीं पूछ सकता कि ये पैसा आपने विदेशी ताकतों से किससे लिया है, बिजनेसमैन से लिया है कि अपराधी से लिया है कि किस व्यक्ति से लिया है, ये छूट दी जाए। तो क्या ये सही है देश के लिए? नहीं, देखिए ये देश के लिए सही है, लेकिन सबसे पहला सवाल है कि पहल कौन करेगा जी। इसके बारे में कोई भी कानून बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट में ही जाना पड़े जी। और पार्लियामेंट में हर पार्टी लेती है जी। पार्लियामेंट की हर पार्टी हर बिजनेस घराने से लेती है, तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? जी। तो ये कोई भी ऐसा रूल कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगी, चाहे विरोधी पार्टी हो, चाहे राज्य सत्ता की पार्टी हो, कि वो कभी भी नहीं बनाएगी कि अपना जो उसका जो लोगों से जो भी डोनेशन लेती है किसी उसको रोक लगाने या उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में कोई भी प्रस्ताव कभी भी नहीं लाएगी, कभी बिल नहीं लाएगी वो। तो इसका मतलब ये है कि तो इस तरह से जो है पैसे की बंदरबाट जो है ये राजनीतिक दल औद्योगिक घरानों से लेते रहेंगे और जब सत्ता में आएंगे तो उन्हीं को लाभ पहुंचाएंगे। जिस तरह से अभी की सरकार पे आरोप लगता है कि वो अडानी अंबानी को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप एक पत्रकार और एक बुद्धिजीवी होने के नाते ये बताएं, जिस तरीके से चुनाव में सुधार की बात आपने कही कि घोषणा पत्र के क्रियान्वयन पे जो है नजर रखने के लिए एक अथॉरिटी होना चाहिए, उसी तरह से इस पे भी नजर रखने के लिए अथॉरिटी अगर हो जाए तो होना चाहिए। लेकिन देखिए जो बिजनेस घराने जो भी करते हैं वो एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के बढ़ाने के लिए जो भी होगा वो सब करेगा। तो सिर्फ बिजनेसमैन को ब्लेम नहीं किया सकता जी। इसमें दोनों पार्टी है। और रही बात अभी जो बात कर रहे हैं अडानी अंबानी, ये सिर्फ अभी भाजपा के राज में नहीं आए हैं जी, ये तो कई 50 साल से है। तो जो चीज वो अभी आज की सरकार के साथ कर रहे हैं वो पहले की सरकार के साथ भी करते थे जी। बिल्कुल सही है। तो इस पर तो आपको रोक लगाना है तो तभी से लगाती है, किसी को भी ये ब्लेम नहीं कर सकते खासकर बिजनेस कराने को, क्योंकि वो व्यापारी है, उनको व्यापार करना है। तो व्यापार करना है तो जो उनके व्यापार के फायदे के लिए होगा वही वो करेंगे। अच्छा, ये राजनीतिक पार्टी में ऐसी मॉरलिटी पैदा करनी चाहिए जी, ऐसी कोई सोच पैदा करनी चाहिए कि भाई नहीं, हम इनसे नहीं लेंगे, इनसे अगर हम नहीं लेंगे तो जो प्रोडक्ट वो बना रहे वो जो देते हैं जो बिजनेस घराने, वो पैसा वसूलते किससे है? कंज्यूमर से वसूलते हैं जी। तो जब वो पैसा अगर उतना नहीं लेते हैं, वो अगर डोनेशन कम होता है तो नेचुरली उसका फायदा कंज्यूमर को होगा, आम आदमी को होगा, गरीब को होगा। ये बहुत बड़ा लिंक है देखा जाए जी, कि जो पैसा जहाँ खर्च होता है वो पैसा तो कंज्यूमर से ही तो पैदा करते हैं ना वो जी, उसका दाम बढ़ा करके, चीजों का दाम बढ़ा के, महंगा करके। आप बिल्कुल तो अगर कह रहे हैं, अभी बाबा रामदेव ने जो है 25 करोड़ जो है चंदा दिया मोदी जी को प्रधानमंत्री केयर फंड में, और दूसरे दिन ही अपने आटे का दाम जो है 25 रुपए पैकेट बढ़ा दिया, तो वो तो 50 करोड़ रुपए दूसरे दिन ही कमा लिए उन्होंने। व्यापारी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो व्यापार करने बैठा हुआ है जी। तो व्यापार तो वही करेगा जो उसको प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट से पैसा तो कभी नहीं लगाएगा जी। आप किसी व्यापारी से मांगते हैं कि 100 करोड़ रुपया दो, वो 100 करोड़ रुपया तुरंत दे देगा, क्योंकि नेक्स्ट डे अपने प्रोडक्ट पर 1 रुपया दाम बढ़ा देगा, 200 करोड़ कमा लेगा वो जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये कोरोना काल में दूसरी बार महामारी फैली और खास तौर से आप मुंबई में हैं, तो महाराष्ट्र सरकार सबसे ज्यादा प्रभावित हुई शुरू में। तो जिस तरीके से जो है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में आपसी
समन्वय और संबंध होना चाहिए, उसको भी तल्ख पहलू सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी वैसे काफी नियंत्रण किया है, तो आप अभी क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे की सरकार के बारे में कि वो सही काम कर रहे हैं राज्य सरकार के मुखिया की हैसियत से, कि अभी और कुछ करना बाकी है? नहीं, देखिए, अभी तक जिन्होंने कहा है कि देखा जाए, ये महाराष्ट्र के लोगों की फीलिंग बता रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे ने बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही मेच्योर्ड पॉलिटिशियंस के तरह से उन्होंने काम किया। और भारत जो बॉम्बे जो है एक मिनी भारत है, यहाँ पर पूरे भारत के लोग आते हैं, विभिन्न तरह के लोग आते हैं, और उनसे उन्होंने जो सामंजस्य स्थापित किया वो बहुत ही बधाई के पात्र है। वो भले ही सरकार उनकी मतलब दूसरी पार्टी की है, केंद्र की अलग है, तो आपस में कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। केंद्र में अलग सरकार है, ये सरकार है, उनमें मनमुटाव होगा, वो अपनी पॉलिटिक्स खेलेंगे। व्यक्तिगत तौर पे उद्धव ठाकरे ने कोरोना के काल में बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत अच्छी तरह से इसको टैकल किया, और उसका परिणाम निकल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में 100% उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, लोगों की सहूलियतों का ख्याल रखा, और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने उनकी बात माना, और 20 दिन के अंदर यहाँ पर कोरोना पर अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो गया। अभी वो 30 तारीख से सुना जा रहा है कि वो ये लॉकडाउन खत्म भी करने वाले हैं। तो इनको इसमें तो आपको महाराष्ट्र सरकार को बधाई देनी पड़ेगी, और उद्धव ठाकरे को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनका जो मैनेजमेंट था उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोरोना का मैनेजमेंट किया। ऐसा मैनेजमेंट मैं दूसरे स्टेट में नहीं देखा। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग, अब आप एक फाइनेंस से भी रहे हैं, साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, आप ये बताएं कि कोरोना काल में पिछले साल से लेके इस साल तक पूरे देश में आर्थिक व्यवस्था चरमराई है। रोज कमाने खाने वाले गरीब लोगों को और मध्यम वर्गीय लोगों को काफी समस्या हो रही है। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकारों का ये दायित्व तो नहीं है कि उनको राशन और रोजमर्रा की खर्चे के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाए? देखिए, ये है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इतने बड़े किसी भी देश में एक छोटे से मोहल्ले में भी अगर आप चाहें कि सबको खाना दे सके रोज सवेरे शाम, तो ये पॉसिबल नहीं। ये है कि मैक्सिमम जो है लोगों ने कोशिश किया, केंद्र सरकार ने भी किया, राज्य सरकार ने भी किया कि मैक्सिमम लोगों को राशन पहुंचाने की जो किए, राशन पहुंचाया। और उन सरकारों से ज्यादा सबसे अच्छा काम जो है एनजीओ और समाज सेवी संस्थाओं ने किया। लोगों को खाना दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया। तो ये सबने पूरा किया, और ये बात सही है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सबको को संतुष्ट करना संभव नहीं है। इस कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार जो कि बोल नहीं पाता है, भाई लोएस्ट जो है, निम्न वर्गीय परिवार तो है, वो जाकर के राशन के दुकान पर राशन ले भी सकता है फ्री में। मध्यम वर्गीय परिवार फ्री राशन लेने में नहीं आ सकता। तो सबसे ज्यादा मार्ग और सबसे ज्यादा संख्या मध्यम वर्गीय परिवार है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग लोन लिए हुए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो उस पर किराए पर है, या बहुत से परिवार जो किराए पर अपनी दुकान चलाते, सबसे ज्यादा बुरी समस्या उनके लिए है। और किसी भी सरकार ने जो भी अभी किया है उच्च वर्ग के लिए किया है और सबसे लोएस्ट वर्ग के लिए। मध्यम वर्ग के लिए अभी तक कहीं से कोई सहायता नहीं। उनको ये मान लिया गया कि वो जी लेंगे, लेकिन रियल में देखा जाए तो मध्य नौकरी पेशा लोग, मध्यम वर्ग के लोग जो छोटी दुकान लगाते हैं, छोटी मोटी दुकानें करते हैं, रोज रेहड़ी पर रहते हैं, उनके लिए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और कोरोना काल में तो मैंने काफी लिखा भी है, और मुझे कोरोना काल में सिर्फ 3 चीज दिखाई पड़ी बहुत इम्पोर्टेंट मजेदार चीज। ये लगा कि लोगों की जरूरतें क्या है। एक औरत जो घर में बैठी हुई है, उसको लोग ये सोचते हैं कि औरत को रुपया पैसा ये, लेकिन सबकी जरूरत नहीं है उसको। एक ऐसी जरूरत थी उस औरत को जो उससे छीन लिया गया, तो वो बौखला गई, बेचैन हो गई, और वो उसकी जरूरत थी बाई। हर घर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्लैश, विवाद जो हुआ है उसका बाई का आना बंद होना। ये एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन है कि बाई की वजह से सबसे ज्यादा आपस में बात करते भी है, तो है तुम्हारे बाई आई कि नहीं आई। अगर वो सुन लेती है कि उसकी बाई आई, तो इसको तुरंत होगा कि मेरी बाई तो नहीं आ रही, पहली प्रॉब्लम।
दूसरी प्रॉब्लम कोरोना में जो ब्यूटी पार्लर का बंद हो जाना, जी ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम औरतों पर जी आई। जी और तीसरी प्रॉब्लम, एक मैंने कहानी लिखा था, कोरोना और किराना, जी कि सबसे ज्यादा मतलब उद्दंड या ताकतवर कोई अगर हुआ है तो किराना वाला हुआ है। जी आप किराने की दुकान पर जाएं, अगर आपकी हिम्मत नहीं है कि दुकानदार से ये पूछे कि ये गेहूं का भाव क्या है, चावल का भाव क्या है, इतना महंगा क्यों है, जी आपको तुरंत दुकान से घर के बाहर निकाल देगा। जी तो कोरोना में किराना, ये 3 चीजें हमारी मार्जत जो किया कि ये ज्यादा हुई उसमें। बाकी तो मध्यम वर्ग तो, सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग जो कह रहे हैं, जो आपको बैंक से लोन लिया वो परेशान है जी। कि वो इंस्टॉलमेंट कहाँ, ईएमआई कहाँ से देगा। तो आप क्या चाहते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार किस तरह की जो है घोषणाएं करे जिससे उनको हाँ। राहत मिले? भाई एक तो ये तो घोषणा करेगी भाई, जो ईएमआई अगर है, जी किसी ने मकान पर लिया है, कुछ लिया है, जी तो वो ईएमआई को वेट करे। जी बैंक को, बैंक तो केंद्र सरकार के अंदर में ही है, जी उनको बोले कि भाई 6 महीने तक इसकी ईएमआई पर इंटरेस्ट, ईएमआई वो तो देगा पूरा, जी लेकिन ईएमआई में 6 महीने तक कोई इंटरेस्ट मत लगाओ। जी 6 महीने बाद देता है तो जी उसको लेने दो, ठीक। उसको तो सबसे पहले करो। अगर किसी को कोई किराए के मकान में है जी तो उसको बोलो कि भाई, कि उसके मालिक को बोलो कि भाई इसका किराया तो मत लो, हम तुमको किराया देते हैं कुछ महीने तक के लिए। आप सही तो कह दोनों को रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अब जैसे उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए हाँ, राइट हाँ, ऑफ कर दिया जाता है और कर हाँ, दिया जी, गया, तो जो जी। सरमायादार हैं उनके लिए तो राहतों की झड़ी लगा देती हैं सरकारें। हाँ, तो मध्यम जी। वर्ग को तो इतनी राहत तो मिलना चाहिए कि जो मिलना है वो चाहिए, अपना बिल्कुल। कम से कम ईएमआई उनकी, नहीं दे रहे भाई तो कोई बात वो नहीं। कैश, वो कैश नहीं मांग रहे हैं, जी वो मांग रहे हैं जो उनकी मुसीबत है, जो किराए के मकान में है, किराया नहीं दे पा रहे हैं मकान मालिक को। जी मकान मालिक भी गलत नहीं है, क्योंकि उसी से उसका खर्चा चल रहा है। एकदम सही। तो उसको बोलो कि भाई किराया उससे मत मांगो, हम तुमको, सरकार तुमको किराया देती है, 6 महीने तक हम किराया देंगे। जी तो कम से कम इन 2 लोगों का ये सहूलियत हो जाएगी। जो आज जो है सबसे बड़ी ट्रेजेडी यंग जनरेशन की है, जी यहाँ पर एक लेबर लॉ न होने की वजह से वर्क फ्रॉम होम है। जी वर्क फ्रॉम होम मैं देखता हूँ सभी घरों में, बच्चे बेचारे सवेरे 7 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक काम करते, कोई लेबर लॉ नहीं है। जी ये फॉरेन की आपने तो लिया, कॉपी तो कर लिया, जी। लेकिन फॉरेन का रूल यहाँ नहीं लगाया कि भाई उस बच्चे को खाने पीने का, या जो आदमी है, जो बच्चे हैं, फैमिली है, उसके लिए भी तो टाइम दो। वो कभी भी आप जो है 4 बजे फोन आ जाता है, बैठ जाता है 4 बजे भोर से 10 बजे रात तक बैठता रहता है। सबको, ये सब घर में देखते हैं बच्चे, आस पास जितनी कॉलोनी है, बच्चों को मैं देखता हूँ, जी। बच्चों को खाने तक का टाइम नहीं मिलता। एक तरह से बंधुआ मजदूर बना दिया है। बधुआ मजदूर से ही बदतर हो गए। जी बधुआ मजदूर भी बीच में बीच के बीड़ी पी लेता है जी आधे घंटे के लिए, जी लेकिन इनको तो आप जो है खाना खाने का टाइम नहीं देते, चाय पीने का टाइम नहीं देते। एक के बाद कॉल होती जा रही है। 10-10 बजे 12 बजे तो मेरी लड़की भी करती है, वो भी देखती है, कभी कभी 2-2 बजे रात तक बैठ कर कॉल आ रहा है उसको। ठीक है। अब अच्छा। वो घर में, मतलब ये वर्क फ्रॉम रूल जो है जी। अच्छा है, ऐसे बहुत अच्छा है, काम चल रहा, लेकिन इसका भी एक टाइम लिमिट बनाओ। जब मैं काम करता था 10 बजे जाता था, 6 बजे निकल आता था, घर आ जाता था। तो इनको भी बताओ कि भाई 8 बजे रात के बाद से वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा, 10 बजे आपका स्टार्ट होगा और 8 बजे रात के बाद। तो वो आदमी के पास थोड़ी स्टेमिना तो रहनी चाहिए ना, वो तो टूट जाता है, कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, फिर बात करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।